नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत और मजेदार किताब लप्पू झन्ना, जिसे लिखा है अशोक पांडे जी ने। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुना तो पहले जरूर सुनिए। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं लप्पू झन्ना का अगला हिस्सा। लप्पू झन्ना भाग 37। झील का जादू और ठेंगा लाइन का नाइट सूट। 3 दिन बाद मुझे हॉस्टल वाले स्कूल की प्रवेश परीक्षा देने नैनीताल जाना था। नसीम अंजुम पहले ही चली गई थी जहां उसकी फूफी रहती थी। मैं देख रहा था कुछ दिनों से मेरे घर वालों का व्यवहार मेरे लिए बदल गया था। उनकी सदाशता मेरे लिए अचरज की बात थी। मेरे कहने पर टट्टी माँ साहब का ट्यूशन बंद करवा दिया गया था। मुझे किसी भी बात के लिए डांटा नहीं जा रहा था। उल्टे कॉमिक्स वगैरह खरीदने के लिए पैसे मिल रहे थे। अतिरिक्त पैसों को मैं लाल सिंह के बैंक में जमा करा आता था, क्योंकि मेरी तरफ लफत्तू की थोड़ी सी देनदारी बची हुई थी। बंटू तक मुझे लेकर बहुत उदार हो गया था। उसने मुझे अपने खजाने में से एक रंगीन पेंसिल और ब्रश वाला एक बिल्कुल नया खुशबूदार रबर भी दिया। उसके पापा मम्मी किसी काम से पहाड़ गए हुए थे और जैसा कि ऐसी परिस्थितियों में होता था, वह और उसकी बहन खाने सोने को हमारे ही घर आते थे। शाम को बंटू मेरे साथ लफत्तू के घर भी आया। बातचीत के दौरान उसने प्रस्ताव दिया कि मेरे नैनीताल जाने से पहले दोस्तों ने मुझे एक विदाई दावत देनी चाहिए, जैसा इंग्लैंड में उसके मामा के बेटे के दोस्तों ने किया था। इस दावत के लिए उसने अपने घर की रसोई प्रस्तुत कर दी। उसका घर खाली था और हमें रोकने टोकने वाला कोई न था। प्रस्ताव लफत्तू को भी पसंद आया। मुझे मीठी चीजें बहुत अच्छी लगती थीं। माँ से कई बार इच्छा व्यक्त कर चुका था कि उसने मेरे लिए चीनी की सब्जी बनानी चाहिए। वह हर बार हंसकर टाल देती। सो जब मुझसे बंटू ने मेरी प्रिय सब्जी के बारे में पूछा, तो मैंने चीनी की सब्जी का जिक्र कर दिया। लफत्तू ने प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए कहा कि मेरे विदाई समारोह में चीनी की सब्जी ही बनेगी और यह भी कि उस कार्यक्रम में वह जरूर शामिल होगा। अगले दिन बंटू की रसोई में चीनी की सब्जी बनाई गई। मिट्टी के तेल वाला स्टोव जलाना मुझे घर में सिखाया जा चुका था, सो वह कोई समस्या न थी। मैंने स्टोव जला दिया और बंटू ने कढ़ाई चढ़ा दी। लफत्तू को 1 घंटे के लिए बाहर जाने की छुट्टी मिल गई थी। वह बैठक के कमरे में बैठा रिकॉर्ड प्लेयर पर शोले के डायलॉग सुन रहा था। बंटू एडवेंचर को अकेला ही अंजाम देना चाहता था, सो मुझसे बोला, तू भी जाके लफत्तू के साथ बैठ, फ्रिज से चॉकलेट निकाल लेना। चॉकलेट के नाम से मेरी जीभ ललचा गई। चॉकलेट खाते हुए हम गब्बर के संवाद सुनने में रम गए। कुछ देर में बंटू भी आ गया और हमारे साथ बैठकर रिकॉर्ड सुनने लगा। उसने सब्जी चढ़ा दी थी जिसने थोड़ी देर में पक जाना था। गब्बर के संसार में खोए हुए हम कुछ देर को सब कुछ भूल गए। अचानक बंटू अबे यार कहता बाहर निकला और उसी रफ्तार से लौटकर बदहवास भीतर आकर आग लग गई आग कहता हुआ रोने रोने को हो गया। मैं झटके में उठा तो देखा रसोई के भीतर से जलने की बास के साथ धुआं निकल रहा था। घबराकर मैंने लफत्तू को पुकारा। बाहर आकर जैसे ही उसने धुआं देखा, वह बिना डरे रसोई में घुस गया। उसके पीछे पीछे हम भी घुसे। स्टोव से लपटें उठ रही थीं और कड़ाही से काला धुआं। लफत्तू ने पास में धरी बाल्टी उठाई और पूरा पानी स्टोव पर उड़ेल दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन धुएं की बदबू पूरे मकान में फैल गई। नतीजा यह हुआ कि थोड़ी देर में मेरी माँ और बहनें मौके पर पहुंच गईं। माँ ने हमारे साथ जो सुलूक करना चाहिए था, वही किया। बंटू ने कड़ाही गर्म कर उसके भीतर चीनी का पूरा डिब्बा डाल दिया था। थोड़ा पानी डालने और मिक्सचर को करछी से हिलाने के बाद वह हमारे साथ आ गया था। ध्यान न दिए से चीनी की सब्जी ज्यादा पककर काली पड़ गई थी। जब वह थोड़ी और ज्यादा पक गई, उसने आंख पकड़ ली। बाबू ने डांटा नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहा, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल भेज रहे हैं।
अगले दिन बंटू के मम्मी पापा गांव से लौट आए। अगले कई दिन जब भी उसकी मम्मी खाली होती, चीनी की सब्जी वाली कड़ाही को साफ करने लगती। पहले थप्पड़ की आवाज आती और उसके तुरंत बाद बंटू के रोने की। मैं और बाबू बस से नैनीताल पहुंचे। रामनगर से पहले काला ढूंगी और वहां से नैनीताल। रामनगर वाला बस अड्डा मुख्य नैनीताल नगर से खासी दूरी पर है। वहां उतरकर न तो कोई तालाब दिखा, न होटलों की वह कतार जिसके बारे में नसीम, अंजुम और बंटू मुझे कितने ही किस्से सुना चुके थे। हमने उतरना शुरू किया। हल्का कोहरा था। काफी देर तक उतरने के बाद पहले एक संकरा बाजार आया और उसे पार करने के बाद एक विशाल रेतीला मैदान। वो देखो, पिताजी ने सामने दिखाते हुए कहा। मैंने सामने देखा तो मैदान ही दिखाई दिया। मैंने कंधे उचकाए तो उन्होंने मुझे बाहों में उठाया और थोड़ी खींच से बोले, सामने इतनी बड़ी झील नहीं दिख रही तुम्हें पोंगा पंडित? उसे देखते ही मैं हक्का बक्का रह गया। इतनी खूबसूरती! दो हरी पहाड़ियों के बीच धरा पानी से भरा हुआ एक बड़ा सा कटोरा, किनारे खड़े ऊंचे पेड़ और पानी पर तैरता उड़ता कोहरा। सबसे पहले इंग्लिश मास्टरनी की याद आई, उसके बाद लाल बेल बॉटम की। इतने सुंदर शहर के रहने वाले नक्शेबाजी नहीं दिखाएंगे तो क्या लफत्तू सत्तू दिखाएंगे? यूं ही तो नहीं लाल बेल बॉटम हमें पिछड़ा समझता था। चलते चलते हम होटल की कतारों वाली माल रोड पहुंचे। फिर वहां से रिक्शा लेकर झील के किनारे किनारे होते हुए तल्ली ताल, जहां हमारे मामा हमारी प्रतीक्षा में थे। थोड़ा आगे जाने पर मामा ने बगल वाली पहाड़ी की चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इस पहाड़ के सबसे टॉप में है तेरा स्कूल। मैंने उस तरफ निगाह की लेकिन सिर्फ मकानों के झुंड दिखाई दिए। अच्छा, मैं इतना ही कह सका। मामा ने हमें एक रेस्तरां में समोसे और रसगुल्ले खिलाए। फिर कहीं किसी स्कूल में इम्तिहान हुआ। बीच में एक बार मुझे नसीम अंजुम का ध्यान आया कि वह भी किसी वैसी ही जगह में परीक्षा दे रही होगी। इम्तिहान देकर बाहर निकला तो कोहरा और घना हो गया था। हल्के छींटे पड़ने लगे थे। बाबू ने इम्तिहान के बारे में पूछा और मेरा उत्तर सुने बगैर बोले, जल्दी चलना पड़ेगा, 3:30 पर आखिरी बस जाती है। वापसी में केवल जल्दीबाजी थी। इतनी जल्दीबाजी कि झील तक को देखने की याद न रही। पहले भीगते हुए पैदल, फिर रिक्शे में और उसके बाद फिर भीगते हुए पैदल चढ़ाई के बाद मैं इतना थक गया था कि बस में बैठते ही नींद आ गई। एक हफ्ते बाद प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया। दाखिला हो गया था। स्कूल से जरूरी सामान की लिस्ट आ गई थी। बिस्तर बंद, गद्दा, रजाई, संदूक, इतने जोड़ी मोजे, इतने जोड़ी कच्छे बनियान, इतनी पतलूने, इतने जूते और जाने क्या क्या। माँ बाबू अक्सर उस लिस्ट को खोलकर बैठ जाया करते और योजना बनाते कि क्या चीज कहाँ से खरीदी जाएगी। लिस्ट में 2 जोड़ी नाइट सूट भी लिखे हुए थे, यानी सोने के कपड़े। रामनगर में सिर्फ 2 तरह के कपड़े होते थे, स्कूल के कपड़े और घर के कपड़े। हद से हद घर वाले कपड़ों की एक साफ सुथरी जोड़ी को संभाल कर रखा जाता था, जिसे दूसरों के घर पिक्चर देखने या डॉक्टर के पास जाते समय पहना जाना होता था। रामनगर में हमारे परिचितों के दायरे में सोने के कपड़े कोई भी नहीं पहनता था, न बच्चा न बड़ा। उसी को लेकर असमंजस बना हुआ था। बिल्कुल वैसी ही तैयारी नसीम अंजुम के घर भी चल रही थी। वह कभी कभी मेरे घर आती तो उन्हीं तैयारियों के बारे में विस्तार से बताती रहती। देखिए आंटी, साफ बात सुखी इंसान। नसीम अंजुम ने तो अपने अब्बू से कह दिया कि स्पोर्ट्स शूज तो हम बस चमड़े वाले पहनेंगे, कपड़े वाले स्पोर्ट्स शूज से हमको एलर्जी हो जाती है। देखिए ना, उस दिन 26 जनवरी को पहनकर गए थे गाइड परेड में, अभी तक फुंसियां निकल रही हैं। वह अपने मोजे उतारना शुरू करती और मेरे लिए खरीदे गए सामान की पड़ताल करने लगती। अच्छा ब्लू होल्डॉल, हमने तो अब्बू से कहा कि हमें या तो ब्लैक दिलाएं या रेड। अब नसीम अंजुम को ये कलर अच्छे लगते हैं ना, तो अम्मी बोली कि ठीक है, अगले हफ्ते मुरादाबाद से ले आएंगे।
यहाँ रामनगर में तो एक ढंग की दुकान तक नहीं है। बताइए क्या तो करें और क्या ना करें। नसीम अंजुम की जिन बातों पर कुछ समय पहले तक मैं अपने प्राण निछावर कर सकता था, अब वे मुझे बोधी और उबाऊ लगने लगी। लफत्तों की तरह मैं भी सच्ची मोहब्बत करना चाहता था। मैं तय कर चुका था कि सतत बकबक करती रहने वाली वह लड़की मेरी माशूका नहीं हो सकती थी। रामनगर छोड़कर जाने का विचार मेरी बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। लफत्तू, लाल सिंह, बंटू और बागड़ बिल्ले के बिना जीवन बिताने की कल्पना नहीं हो सकती थी। घर से बाहर निकलता तो हर मिलने वाला पूछता, हॉस्टल कब जाना है? मैं चीख कर कहना चाहता था, मुझे नहीं जाना नैनीताल, मुझे रामनगर में ही रहना है। मेरा रामनगर ब्रह्मांड की सबसे आदर्श जगह थी। घर के सामने बस अड्डा, घर के सामने स्कूल, घर के सामने खेल मैदान। खिड़की से बाहर देखो तो एक तरफ सब्जी वाला, एक तरफ चक्की, एक तरफ नहर और एक तरफ पिक्चर हॉल। खाने को बौने का बम पकौड़ा और कुंदन की रबड़ी। इतने सारे मजे और उन्हें लूटने को लफत्तू जैसे यार की संगत और लाल सिंह जैसे अभिभावक का लाड। इसके अलावा जिंदगी में क्या चाहिए होता है। बंटू वगैरह के साथ खेलने बाद घर पहुंचा तो बिना नाराज हुए माँ ने जल्दी तैयार होने को कहा। नसीम अंजुम ने उन्हें रामनगर के उस इकलौते दर्जी का पता बता दिया था जिसे तमीज का नाइट सूट सीना आता था। बाबू के आने से पहले वह लिस्ट का एक काम निबटा देना चाहती थी। सबसे पहले कपड़े वाले लाला के पास गए और उससे नाइट सूट का कपड़ा दिखाने को कहा गया। लाला को भी नाइट सूट का ज्यादा अंदाजा नहीं था। माँ ने अपने हिसाब से कपड़ा छांटा और त्रिलोक दर्जी का पता पूछा। बहन जी, किसी से भी ठेंगा लाइन पूछ लेना, वही है त्रिलोक की दुकान। रामनगर के भूगोल से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकने के बावजूद इस लाइन का नाम न मैंने सुन रखा था न माँ ने। मुख्य बाजार की दो लाइनों के बीच मौजूद एक बेहद संकरी गली में चार दुकानें थीं। इसी गली को ठेंगा लाइन कहा जाता था। बताए जाने पर त्रिलोक दर्जी ने नसीम अंजुम का नाइट सूट सिल चुकने की तस्दीक की और मेरी नाप ली। माँ ने कपड़ा निकाल कर दिया तो वह बोला, ये तो लेडीज डिजाइन वाला कपड़ा उठा लाई आप बहन जी। माँ ने उसकी बात को खारिज किया और जल्दी से जल्दी सिल देने को कहा। कनखियों से मैंने देखा सफेद बैकग्राउंड वाले कपड़े पर गुलाबी दिल का डिजाइन बना हुआ था। मैं विद्रोह करना चाहता था लेकिन वह बच्चों की बात सुने जाने का जमाना न था। एक शाम बाबू दफ्तर से जल्दी लौट आए। साथ में उनके 3-4 सहकर्मी भी थे। उनके चेहरे बताते थे उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशी नसीब हुई थी। घर आते ही माँ से चाय पकौड़ी का बंदोबस्त करने को कहा गया। बड़े भाई को जलेबी लाने कुंदन की दुकान भेज दिया गया। खिड़की से लगकर खड़े मेहमान बाहर देखने लगे। भाई लौटकर भी नहीं आया था कि बाहर सड़क पर जुलूस की शक्ल में लोग उतर आए थे। मिठाइयां बट रही थीं। माँ रसोई छोड़कर छत की तरफ जा रही थी। पीछे पीछे मैं भी गया। छत पर पड़ोस की 3-4 महिलाएं पहले से ही इकट्ठा थीं। बंटू की मम्मी के हाथ में लड्डू की प्लेट थी। मेरी माँ को देखते ही बोली, लो दीदी, मुंह मीठा करो। उनके पीछे मुझे आया देख उन्होंने एक लड्डू मुझे भी दिया। ले तू भी खा ले बेटा, इमरजेंसी खत्म हो गई, इंदिरा गांधी हार गई। पिछले कुछ महीनों से दबी छिपी आवाजों में हर जगह यही दो शब्द सुनाई देते थे, इमरजेंसी और इंदिरा गांधी। समझ में कुछ नहीं आता था। किसी से कुछ पूछता तो जवाब मिलता, पढ़ाई में ध्यान लगाओ बेटे, ऐसी बातें करने की तुम्हारी उम्र नहीं है अभी। महिलाएं उत्तेजित स्वरों में बोल रही थीं। खेल मैदान की तरफ से एक और बड़ा जुलूस निकलता दिखाई दिया। मुझे लफत्तू के पास जाना चाहिए था। बिना किसी को कुछ बताए मैं ढाबू की छत के रास्ते से दूधिये वाली गली पहुंचा और वहां से लफत्तू के घर। बाहर मुस्तफा ठेले वाला खड़ा था। भीतर गया तो देखा हलचल का माहौल था। बैठक वाली कुर्सी पर बैठे लफत्तू के पापा हाथों में सर थामे बैठे थे। उसकी बहन ने मुझे देखा तो अंदर है लफत्तू कहकर मुझसे भीतर जाने का इशारा किया।
सियाबर बैद जी लेटे हुए लफत्तू पर झुके हुए थे और उसकी मूदी हुई आंखों को खोलकर कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। सुबह से 2 बार बस पतली खिचड़ी खिलाई थी बैद जी। शाम से उल्टी कर रहा है, अभी तो खून भी निकलने लग गया। हिचकियों में बात करती लफत्तू की मम्मी कह रही थी। बैद जी ने जेब से एक गोली निकाली और उसे पानी में घोल कर देने को कहा। शिव शिव कहते हुए बैजी बाहर निकल आए। लफत्तू की मम्मी उनके पीछे गई। मैंने लफत्तू का हाथ थामा। एकदम ठंडा था। उसने आंखें खोल दी। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरी आंखें भर आईं। लोते नहीं बेटे, वह कमजोर आवाज में फुसफुसाया। जुलूस अब जोर जोर से नारे लगाता हुआ लफत्तू लोगों के घर की तरफ आ रहा था। तुझे हुआ क्या है लफत्तू? मेरे मुंह से निकला। कुछ नहीं हुआ याल, मुलादाबाद जा लाऊं पुकनिक मनाने, जल्दी याद आऊंगा। उसकी बात पूरी होने तक जुलूस घर के आगे पहुंच गया। उसने सवालिया इशारा किया। मैंने बंटू की मम्मी से सुनी बात दोहरा दी। इमरजेंसी खत्म हो गई, इंदिरा गांधी हार गई। उसके चेहरे पर हंसी की झलक भर आई। मेरा हाथ दबाते हुए बोला, जैते फुत्ती मधुबाला के तक्कल में बलबाद हुआ वैते ही इंदिरा गांधी भी बर्बाद हो गई नतबंदी के तक्कल में। मैंने पहले ही कहा था बेटे। बस आज की कहानी यहीं तक। अगर सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग और भी दिलचस्प होने वाला है। फिर मिलते हैं अगले हिस्से में। तब तक के लिए धन्यवाद।